Yes, myself, Dr. प्रशांत कुमार मिश्रा, DLED 4th सेम के बच्चों को आज मैं अंतिम पाठ है आपका, पाठ नंबर 19 नंबर है, ध्वनि के लक्षण एवं भाषाई ध्वनि। हम आज आपके साउंड के बारे में पूरा पाठ है कि सुप्रसिद्ध विचारक श्री कार्लाइल का कथन है, जब मैं सांस लेता हूं तो विश्व की आकर्षण शक्ति के केंद्र में हलचल पैदा कर देता हूं। When I breathe, I change the center of gravity of the full whole of the universe। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर सांस ले रहा है तो वह वातावरण को चेंज कर रहा है। दार्शनिक और व्याकरणों ने सी को स्फोट कहा है। क्या कहा है? स्फोट, सफोट, है ना, जिसकी दूसरी प्रचलित संज्ञा है ध्वनि, और सफोट से ही बना है विस्फोट, बहुत जोर की ध्वनि, है ना। तो हम उसको कहते हैं। और ध्वनि ध्वन्यते इति ध्वनि, ध्वनि से ही ध्वनि पैदा होती है। व्युत्पत्ति सूत्र के अनुसार यह एक सूत्र दिया है जिसके द्वारा कोई शब्द, प्रतिध्वनि, शोर, कोलाहल हो वहां ध्वनि है। जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज आपको दिखाई पड़ रही है, मतलब दिखाई तो आवाज क्या देगी आपको, आपके कानों में अगर पहुंच रही है तो वह सब कुछ ध्वनि है। भाषा विज्ञान में ध्वनि का सामान्य आशय मानव मुख से बाहर निकला हुआ वो वायु से है जो वागेंद्रियों की सहायता से शब्द उत्पन्न करती है। मतलब हमारे भीतर से जो भी वायु निकलती है वो जो हमारे स्वर यंत्रों से टकराकर वो जो ध्वनि पैदा करती है, वह जो भी आपके शब्द निकालती है वह सारे के सारे ध्वनि ही कहे जाते हैं, जिसका प्रसार होता है। और फिर उसको पाने की 3 स्थितियां होती हैं, इसलिए वक्ता और आपका श्रोता दोनों की ही यहां पर आवश्यकता पड़ती है। और सामान्य रूप में भाषा विज्ञान में ध्वनि शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है। सबसे पहले आती है आपकी भाषा ध्वनि। भाषा ध्वनि है स्पीच साउंड, है ना। कौन सी है आपकी? स्पीच साउंड। फिर है आपकी ध्वनि, आपकी ग्राम, यानी कि या ध्वनि तत्व भी कह सकते हैं। ये आपका है फोनेम, PHONEME, फोनेम। तथा सामान्य ध्वनि अथवा वर्ण भाषा ध्वनि मानव के उच्चारण अवयवों द्वारा उत्पन्न और निश्चय सुनने वाले गुणों से जो भी समाहित होगा वह सब कुछ ध्वनि ही कहा जाएगा। कि जहां पर हम उच्चारण के द्वारा कुछ भी बोलते हैं वह सब कुछ ध्वनि ही कहा जाएगा। स्पीच साउंड इज ए साउंड ऑफ डेफिनेट acoustic quality produced by the organs of speech, and a given speech sound is capable of variations। कि हम जब भिन्न भिन्न बातों से, भिन्न भिन्न उच्चारणों से अपने मुख से वायु निकालते हैं, फिर वह फैलकर वागेंद्रियों की सहायता से जो वह ध्वनि उत्पन्न करती है वह आपकी सभी ध्वनि ही कही जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ध्वनि की जो तत्वों में भिन्न भिन्न बहुत सारी, किंतु बहुत सी आजाद भाषा की ध्वनियां आती हैं, जबकि सामान्य ध्वनि में व्यवहारतः स्वर, व्यंजनादि, वर्ण या अक्षर आते हैं। सारांशतः भाषा विज्ञान में ध्वनि का मतलब केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग केवल मनुष्य बोलचाल में ही करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का, भिन्न भिन्न लिपियों का सहारा लिया जाता है। निश्चित है ध्वनि के उपयुक्त बेस पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि विज्ञान का संबंध सिर्फ और सिर्फ मानव जो मुख है उससे निकले हुए भाषा, शब्द या वर्ण द्वारा व्यवस्थित आत्मा की अभिव्यक्ति से है, जो सीधी आपको ध्वनि से जोड़ती है। निसंदेह इसमें पूरे विश्व में भाषाओं में प्राप्त ध्वनि वर्णन
इसमें मिलते हैं। और दूसरे शब्दों में ध्वनि विज्ञान वह विज्ञान है जो ध्वनि विषयक स्वरूप भेद अंग उच्चारण व और बहुत सारे कायदे कानून को वैज्ञानिक ढंग से मानता है। प्राचीन भारत में ध्वनि विज्ञान को एजुकेशन के अंतर्गत माना जाता था और आजकल इसे ध्वनि शाखा वर्ण विज्ञान जैसी संज्ञाएं भी दिया जाती है। मतलब पहले तो हम इसको केवल जो था प्राचीन भारत में हम इसको ध्वनि भाषा विज्ञान के नाम से जोड़ते थे और जोड़ते हैं, लेकिन आज भी हम इसे ध्वनि शाखा और वर्ण विज्ञान जैसी संज्ञाएं देते हैं। साथ ही साथ इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया है कि वर्ण विज्ञान जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है वह वर्णों का विज्ञान है। साधारणतः यही सब पढ़ने या विषय सामान्यतः मानवीय भाषाओं के वर्णों या भाषाओं का विचार और भिन्न भिन्न भाषाओं के वर्णों के स्वरूप और इतिहास पर विचार करना समझा जाता है। मतलब जहाँ पर हम वर्ण और शब्द और भाषा से संबंधित बातों का विचार करते हैं वो सब आपका वर्ण विज्ञान या भाषा विज्ञान कहा जाता है। और विशेष दृष्टि से वर्ण विज्ञान से मतलब सामान्यतः मनुष्य भाषा और भिन्न भिन्न भाषाओं के वर्ण विषयक ऐसे अध्ययन से होता है जिसमें वर्णोच्चारण में उपयोगी जो भी देह के भाग हैं, तन के जो अंग हैं, वे सभी वर्णों के उच्चारण करने में ठीक प्रकार का उच्चारण और बोलने के लिए ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद होते हैं जिनको हम सुनते हैं, परंतु जब हम उनको कहते हैं कॉपी पर लिखते हैं तो वह नहीं दिखलाए जाते, किंतु उनके होने पर विचार किया जाता है। आज ध्वनि भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध शाखा ही नहीं, मानवीय विज्ञान यानी कि ह्यूमैनिस्टिक साइंस तक के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है। इसका अध्ययन क्षेत्र के आधार पर इसको 3 शाखाओं में हम बांटते हैं। पहला है उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान, जहां पर हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक, और सेकंड आपका है श्रवण मूलक ध्वनि विज्ञान कि हम जिन साउंड को आपका सुनते हैं वो सब आपके सुनने वाले ध्वनि विज्ञान समझे जाते हैं। और अंत में आपका ध्वनि पॉइंट आपका यानी कि फोने मोड, मतलब जो भी साउंड के छोटे से छोटे भाग होते हैं उनको हम तो क्या बोलते हैं आपका, पहले आपका क्या बोलते हैं ध्वनि यानी कि ध्वनि के तत्वों के बारे में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक हम इसका प्रश्न है कि हम भाषा को सीखने के लिए साउंड का जो विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान पर हम कितना महत्व दें, तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि हम किसी भी भाषा को, जो भी भाषा के प्रकार बताए गए हैं, चाहे वो बोलना हो, सुनना हो, लिखना, पढ़ना, यही तो भाषा के प्रकार बताए गए है ना। द 4 स्किल्स आपकी उसमें अंग्रेजी में भी ये है कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, भाषाओं के जो स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स कौन से आपके पता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहला आपका रीडिंग, स्पीकिंग और आपका राइटिंग, और फिर आपका लिसनिंग, LIS। ये उल्टा नहीं होगा क्रम से कोई क्रम से, मतलब मैं ये बता रहा हूँ भाषा के यही तो हो गए। पहले सबसे पहले पाया ये लिसनिंग, फिर आएगा दूसरे पे स्पीकिंग, तीसरे पे आएगा रीडिंग, तीसरे पे आया आपका रीडिंग, चौथे पे आएगा राइटिंग। और चाहे वो आपका अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, भाषा के स्किल्स में किसी कोई भी मेथड का जैसे वो करें, प्रयोग करें। जैसे तुम्हारी अंग्रेजी में एक मेथड है ट्रांसलेशन, कम ग्रामर मेथड नहीं, ट्रांसलेशन हम मेथड या उसको ट्रांसलेशन ग्रामर कम मेथड कह रहे हो, है ना। तो ये क्या है कि ये हमें बताता है कि जब हम किसी ट्रांसलेशन की सहायता से
जब हम वाक्यों को बनाना सीख जाते हैं तो वाक्यों की सहायता से डोंट बी क्वेश्चन है आपके हालचाल पूछ डिस्टर्ब एट टाइम प्लीज। हाँ, तो क्या है कि हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन जो हम मेथड है, हम इसमें पहले सीखते हैं वर्ड, फिर सीखते हैं शब्द, और फिर उन दोनों को जोड़ करके फर्स्ट लर्निंग अल्फाबेट, सेकंड लर्निंग आपका वर्ड्स, एंड थर्ड लर्निंग इज द सेंटेंसेस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे और उच्चारण व्यवय तथा वर्णादि का परिचय पाने में सहायक होना और भाषा की विद्वता को प्राचीन और आधुनिक दोनों ही प्रकार की भाषा ध्वनियों को सम्यक और सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम पूरी सहायता भी करती है। मतलब हमको किसी भी भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो, सब कुछ सीखना हो, उसकी कैसे सही हमें शब्द बोलने हैं, कैसे सही हमें बात करनी है, तो वह भी ध्वनि विज्ञान ही हमें इसके बारे में सहायता देता है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने हेडिंग आपकी डाली उत्पत्ति, मतलब साउंड में कोई भी ध्वनि कैसे पैदा होती है। तो जहाँ तक प्रश्न है कि ध्वनि के पैदा होने का, तो इसमें मानवात्मा, बुद्धि, मन, प्राणवायु, दिल आपका, हृदय आपका, मूर्धा आपका यानी कि मसूड़े, मुखादि मानी यानी कि मुख, ये सभी जो भी अपनी देह के जो भी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, वो सभी इसमें काम करते हैं जब कोई भाषा को बोलते हैं या जब कोई ध्वनि हम निकालते हैं। और इनमें से प्रथम तीन को छोड़कर, पहले कौन से तीन थे, मानवात्मा, बुद्धि और मन, इन तीन को छोड़कर सभी की जो हम अगर उनको हम संख्या में लाते हैं, गिनती करते हैं, तो ये सब हमको चारण के भाग दिखाई पड़ते हैं, चारण के तत्व दिखाई पड़ते हैं। और ये प्रक्रिया का सूक्ष्म परिचय देते हुए आचार्य पाणिनि ने बताया है कि बुद्धि के साथ संपर्क होने पर भाव या विचारा भी व्यक्ति की ऐषणा उत्पन्न होती है और फलतः मन उसके लिए प्रेरित होता है और शारीरिक शक्ति को भी प्रेरित करता है, जिससे श्वास को प्रेरणा मिलती है। तदुपरांत श्वास वायु हृदय में गतिशील होकर के ध्वनि उत्पन्न करती है। कि मतलब हम पहले तो कोई भाव को मन में लाते हैं, फिर उस भाव को, विचार को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, शारीरिक शक्ति को आज्ञा देते हैं, और जो हमारी सांस को उससे प्रेरणा मिलती है, और उसके बाद सांस जो है हृदय से और मुख के कंठ से होती हुई बाहर निकलती है, जो मसूड़ों और आपके होठों को छूती हुई पहुंचती है, और फिर वह बात को व्यक्त करती है। तो यही बात के सिद्धांत को एक सूत्र के माध्यम से बताया है। तस्य प्राणे च वा शक्तियां च बुद्धौ विवस्थता विवर्तमान स्थानेषु ऐसा भेद प्रबद्धते। कि मतलब तस्य प्राणे, पहले प्राणों से शक्तियों को एकत्रित करके फिर बुद्धि में व्यवस्थित होके विवर्त यानी कि मुख के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, श्वास नली के स्थान से जो भी बाहर भेद प्रकट होता है वह सब ध्वनि ही कहा जाता है। और ध्वनि को प्रकट करने वाले जो अपने बॉडी पार्ट्स हैं वह कितने हैं। सबसे पहले बात है फेफड़े, है ना, फेफड़े आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो ये क्या कहते हैं कि फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों से श्वास बाहर आती है और फेफड़ों से बाहर आने वाली श्वास ही ध्वनि को पैदा करती है। फेफड़ों से बाहर बनी हुई श्वास जो है वह तंतुओं की सहायता से इस सांस को प्राप्त करके ध्वनि को उत्पन्न करती है। पॉइंट नंबर 2 आपकी सांस वाली आपकी नली, है ना, ये क्या करती है, ध्वनि उच्चारण में सहायता करने वाला दूसरा जो बॉडी पार्ट है वह सांस की ही नली है। यह नाक द्वारा ग्रहण की गई वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है और साथ ही फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा को भी बाहर निकालती है ना। तो ये क्या काम करती है, सांस द्वारा हम सांस को लेते हैं और खींचते हैं, तो ये काम होता है सांस नली का। नंबर 3 पर आपकी आती है भोजन नलिका।
इसका स्थान श्वास नली के पास ही होता है और इसके द्वारा जो भोजन है वह हमारे आमाशय तक पहुंचता है। फोर्थ आपका है सौर यंत्र। यह श्वास नली के ऊपर अथा बिका काल के नीचे स्थित होता है। बिका काल होता है आपका अंत से नीचे का, तो वहां पर ध्वनि उत्पत्ति में इसका मुख्य हाथ रहता है। मतलब फिर आपका पॉइंट नंबर 5 पे है स्वर तंत्री। स्वर तंत्र में झिल्ली के बने हुए कुछ लचीले पर्दे होते हैं। इनमें कंपन होने पर भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और इसी को स्वर तंत्री कहते हैं। विभिन्न ध्वनियों के उत्पादन में इसकी अनेक स्थितियां बन जाती हैं। जब स्वर तंत्री सिमट जाती है और वायु भीतर से धक्का देकर उसके मध्य भाग से बाहर होती है, ऐसी दशा में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां होती हैं वो घोष और सघोष कही जाती है। मतलब उनको वैसे लेकिन इस प्रकार से जो होती है वह केवल सघोष ध्वनियां ही कहते हैं। इसके विपरीत जब स्वर तंत्री फैली रहती है और वायु को बाहर आने में कोई बाधा नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में जो ध्वनि पैदा होती है वह आपकी अघोष ध्वनि कहलाती है। मतलब स्वघोष जो होगी जब आपके स्वर तंत्र आपका बहुत ही संकुचित हो जाएगा और वायु भीतर से धक्का देकर बीच के भाग से बाहर होती हुई बाहर निकलेगी, तो वह आपकी जो उससे पैदा होंगी वह ध्वनि आपकी सघोष कही जाएगी। और जो स्वर तंत्र को फैला देंगी, विस्तृत कर देंगे, बाहर आने का कोई बाधा नहीं देंगी, मुश्किल नहीं पहुंचाएंगी, तो वो आपकी घोष ध्वनियां होती हैं। फिर आपका है काकल। काकल आपके स्वर यंत्र की झिल्ली के पर्दों के बीच में जो भाग खुला रहता है उसे काकल या स्वर यंत्र यानी कि मुख कहते हैं और इसी के द्वारा वायु आती और जाती है। यह जैसी इसकी जरूरत होती है उतना ही यह फैलता है और उतना ही यह बंद भी होता है। नंबर 7 है अबिका काल। श्वास नली के मुख पर एक छोटी सी जीभ की तरह का एक ढांचा होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, उसे बिका काल कहते हैं और यह स्वर यंत्र का आवरण है, मतलब यह उसको ढांके हुए रखता है। फिर आपके 8 पे आते हैं अंठ पिटक। लेके उठे हुए भाग को, यानी ये वाले भाग को हम अंठ पिटक कहते हैं। यह भोजन नली और श्वास नली के पास में स्थित होता है और यह तरह तरह की बोलियों को बोलने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 9 पर आता है अंठ मार्ग। अंठ मार्ग इसको कंठबिल अथवा नलबिल भी कहते हैं। यह मुख के नीचे तथा कंठ छिद्र के ऊपर स्थित होता है। ध्वनि उच्चारण में यह बहुत काम करता है। अगर आपके कंठ मार्ग साफ नहीं है तो आपको बोलने में दिक्कत होगी। जैसे कि मैं जब बोलता हूँ तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर आपका है नंबर 10 पे कंठ आता है। कंठ क्या है? कोमल तालु से लेकर काकल के ऊपर तक स्थित मुख भाग को कंठ कहते हैं। समस्त कंठ ध्वनियां यहीं से उच्चारित होती हैं। फिर आपका है पॉइंट नंबर 11 पे ले जिह। कोमल तालु से नीचे की ओर लटकने वाले छोटे से मांसपिंड को अल्लजिह या आपका तो क्या कहेंगे, कौवा कहते हैं, कौवा इसको कहते हैं। फिर आपका है नासिका विवर। नासिका विवर से मतलब है कि मुख और नाक के बीच का स्थान नासिका विवर कहलाता है, जहां से आपकी अनुनासिक ध्वनियां कौन सी डा या मा ना आदि यहीं से बाहर होती है, तो हम इनको नासिका विवर कहते हैं। फिर आपका आता है मुख विवर। ये आपका पॉइंट नंबर 13 पे है। मुख विवर में कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वर्ष, जिह्वा, दांत सम्मिलित होते हैं। ले जिह्वा के एक ओर नासिका विवर तथा दूसरी ओर मुख विवर होता है ना।
फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 14 पे कोमल तालु। कोमल तालु जो आपने अपना मुंह खोलते हुए वो एक छोटा सा बाहर से निकल आता है। मुख विवर के गोलाकार छत के अगले भाग को कठोर तालु कहते हैं। वास्तव में यह तालु के मध्य का भाग होता है। ठीक है, फिर आपका है दंत मूल। दंत से आप समझते हैं दांतों की बात हो रही है, मूल का आधार होता है। तो कठोर तालु के अंतिम सिरों पर स्थित दांतों की जो वो जो होती हैं जिन पर दांत टिके हुए होते हैं, जड़ों के पास वाले स्थान को दंत मूल कहते हैं। जिनमें दांत लगे हुए होते हैं वह स्थान आपका दंत मूल कहलाता है। फिर आपका आता है दंत। तो जो दांत होते हैं हम उनको दंत कहते हैं, और दंत मूल में से ऊपर तथा नीचे की ओर निकलने वाले दांतों को ही दंत ध्वनियों का मूल उच्चारण स्थान यही होता है कि जो ध्वनियां दांतों की सहायता से बोली जाती हैं वह आपकी दंत ध्वनियां कही जाती हैं। फिर आपका पॉइंट नंबर 17 पे है बर्स। दंत मूल के पास में स्थित मसूड़ों को वस कहते हैं। जो मतलब ये हमारे भीतर वाले जो मसूड़े होते हैं हम उनको वस कहते हैं। फिर पॉइंट नंबर 19 पे आपकी गुर्दा। ऊपर की दंत पंक्ति के पास एक कठोर तालु के अंत में स्थित मुख के खुरदरे भाग को मुर्दा कहते हैं, जहां से ढ, ठा, सा आदि जो होती हैं ध्वनियां वो यहीं से बोली जाती हैं। फिर आपका 20 पे आपके आती है जिह्वा यानी कि जीभ। ध्वनि उच्चारण में जीभ का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके 5 भाग होते हैं, अग्रभाग, ये वाला, नौक, मध्य भाग, पश्चिम भाग यानी पीछे का भाग, और मूल भाग। मूल भाग जहाँ से जीभ प्रकट होती है। तो इसके 5 होते हैं, और हम साउंड को बोलने में अग्रभाग, मध्य भाग, नौक, मध्य भाग, पश्चिम भाग सबका प्रयोग करते हैं। फिर आपके आते हैं 21 नंबर पर आपके आते हैं ओष्ठ यानी कि होठ। मुख विवर के द्वार पर दांतों की पंक्ति को जो ढांकते हैं वो आपके देह के भाग होठ कहलाते हैं। होठ ध्वनियों में पा, फा, बा, भा आदि के उच्चारण में इनका विशेष स्थान होता है, या इनके मिलने पर, ओपन होने पर बहुत सारी ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, है ना। तो आज मैं यहाँ तक आपको आज बताऊँगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे की जो बात है वह आपको बताऊँगा। तब तक आप लोग यहाँ तक पढ़ें इसको। नेक्स्ट आपका आएगा ध्वनियों का वर्गीकरण, तो वह भी हम आपको बताएंगे। वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका बारे में ज्ञान देंगे। तब तक आप लोग पढ़ें, लिखें और अपनी मेहनत करें और अच्छे ढंग से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, और बहुत बहुत आपका आभार।